Assalamu alaikum class. Today in this lecture we will learn about osmoregulation of mammals. Excretion of nitrogenous wastes is usually associated with the regulation of water and fluids balance by a physiological process called osmoregulation. Osmoregulation is necessary for animals in all habitats. इट्स मीन कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो एक्सक्रीशन के थ्रू जिस तरह अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाता है, तो साथ साथ साल्ट और वाटर का बैलेंस भी मेंटेन करना बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारी बॉडी में एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कॉल्ड एज ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस है, उसके ज़रिए मेंटेन किया जाता है. Land animals have a higher concentration of water in their fluids than in the surrounding air. इसका मतलब जो लैंड या टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में हैं एनिमल्स, मैमल्स, उनकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग एयर. हमारी जो सराउंडिंग एयर है उसमें उतनी क्वांटिटी या वाटर की कंसंट्रेशन नहीं होती, ह्यूमिडिटी नहीं होती जितना हमारी बॉडी के फ्लूइड में होता है. दे टेंड टू लॉस वाटर टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन and may use considerable amounts of water to dispose of waste. तो जो बॉडी के फ्लूइड्स में ये वाटर की कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन, इसको एनिमल्स या तो एवेपोरेशन के थ्रू बॉडी से रिलीज़ करते हैं या they use considerable amount of water to dispose of waste, या अपना वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया जो है यूरिया की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, तो उसमें वाटर जो है वो साथ में कंसनट्रेटेड यूरिन की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं ताकि बॉडी से एक्सेस वाटर को रिलीज़ किया जाए. The form and function of organs or systems associated with excretion and osmoregulation are related both to environmental conditions, salt water, fresh water, terrestrial, and to the body size. इट्स मीन के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम या ये ऑस्मोरेगुलेशन का जो सिस्टम है वो डिपेंड कर रहा होता है एनवायरमेंटल कंडीशंस पे भी. अगर साल्ट वाटर में है, फ्रेश वाटर में है या टेरेस्ट्रियल में है तो उसी हिसाब से उनके अंदर एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस होता है. और दूसरा उनकी बॉडी के साइज से भी रिलेट करता है. वाटर इज़ लॉस्ट थ्रू यूरिन, फीसिस, इवेपोरेशन फ्रॉम स्वेट ग्लैंड्स एंड रेस्पिरेटरी सरफेसेस. बॉडी के अंदर वाटर एंड साल्ट्स का बैलेंस मेंटेन जो करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन के थ्रू करते हैं, तो वाटर जो है वो मेंटेन किया जाता है. एक्सेस वाटर जो है वो यूरिन, फीसिस, इवेपोरेशन, स्वेट ग्लैंड्स या रेस्पिरेटरी सरफेसेस से भी एक्सेस वाटर जो है वो बॉडी से रिलीज़ किया जाता है. Mammals have many behavioral and physiological mechanisms to reduce water loss in dry environment. For example, the kangaroo rat is capable of extreme water conservation. It lives in the southwestern deserts of the United States and Mexico. It survives without drinking water. ये जो कैंगरू रैट है इसका आप हैबिटेट देख सकते हैं कि डेजर्ट में रहता है और वहाँ पर वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं होता, सो इट कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर. सो दीज आर सम अडेप्टेशंस. इट हैज़ फॉलोइंग अडेप्टेशंस टू कंजर्व वाटर. कि कैंगरू रैट ने डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए उसमें कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं. नंबर 1, इट फीसिस आर ऑलमोस्ट ड्राई. अभी हमने मैमल्स की बात की कि वो जो है वो उनमें एक्सक्रीशन जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया है, लेकिन जब हम डेजर्ट मैमल्स की बात करते हैं तो उनके जो फिसिस हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं.
इसकी वजह से वो वाटर को कंजर्व करते हैं। नंबर सेकंड, इट हैज़ नक्टर्नल हैबिट्स, इट रिड्यूसेस वाटर इवेपोरेटिव लॉस। नक्टर्नल है हैबिट्स में, वो दिन टाइम निकलते नहीं हैं, सन के साथ उनका एक्सपोजर नहीं होता, तो जिसकी वजह से इवेपोरेशन के थ्रू उनका वाटर लॉस नहीं होता। थर्ड वन, वार्म एयर इज कंडेंस्ड इन द रेस्पिरेटरी पैसेजेस बाय द कूलर nasal passages. It minimize the respiratory water loss. कुछ मैमल्स जो हैं, मैमल्स के अंदर क्या होता है कि उनकी जो एयर वो पहले इनहेल करते हैं, वो हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर पहले वार्म हो जाती है, एंड देन वो लंग्स में जाते हैं, वहाँ पर वो वार्म हो जाती है और उसमें ह्यूमिडिटी ऐड हो जाती है, मतलब मॉइस्ट हो जाती है। और जब एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है, तो जब वही एयर पहले वार्म थी, अब वो मॉइस्ट भी है, जब वो वापस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारी नेज़ल कैविटी में आती है, तो नेज़ल कैविटी में क्या होता है कि जो भी हीट उस एयर में होती है वो टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो कूलर एयर होती है उसके अंदर जो मॉइस्ट एयर है, वहाँ से मॉइस्चर जो है, वाटर जो है वो कंडेंस्ड हो जाता है और नेज़ल कैविटी में ही रहता है। तो इस वजह से फिर मैमल्स में वाटर कंजर्व इस तरीके से भी किया जाता है इन द रेस्पिरेटरी सरफेसेस। A low protein diet reduces urea production, thus it minimizes excretory waste, water loss. अब वो क्या करते हैं, उनका डाइट जो है वो प्रोटीन बेस्ड नहीं होता, ना ही जो यूरिया उनमें नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा होगा, ना ही यूरिया के थ्रू उनकी बॉडी से वाटर एक्स्ट्रा जो है वो रिलीज होगा। Kangaroo rat eats dry seeds. These seeds are rich sources of carbohydrates and fats. ये उनकी अडेप्टेशन डाइट की भी देखें कि वो प्रोटीन को उन्होंने रिप्लेस कर दिया है विद द सीड्स इन विच कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर प्रेजेंट इन रिच अमाउंट. So metabolic oxidation of carbohydrates produce water as byproduct. जब सेलुलर रेस्पिरेशन में आप देखते हैं ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, एटीपी के सिंथेसिस के साथ जो है वो वाटर बनता है। तो जब उनकी डाइट में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स इनटेक करते हैं, तो उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है, जिसकी वजह से वो वाटर को कंजर्व करते हैं। In this slide, here is the example of kangaroo rat, a master of water conservation. Its efficient kidneys can concentrate urine 20 times that of its blood plasma. As a result, these kidneys as well as other adaptations prevent unnecessary water loss to the environment. जैसा कि हमने मैमल्स की किडनी में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा है, तो वहाँ पर लूप ऑफ हेनले जो है वो लार्जर साइज़ में है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर कंजर्व किया जाता है नेफ्रॉन में, मेटानेफ्रिक किडनी में। और उसके साथ साथ जो कुछ अडेप्टेशन हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखी कि प्रोटीन को रिप्लेस करके उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स पे फीड करते हैं, नक्टर्नल है, और ड्राई फीसेस एलिमिनेट करते हैं, तो इस वजह से वो एक्स्ट्रा जो अननेसेसरी वाटर लॉस है उससे अपने जो है वो उसको प्रिवेंट करते हैं। Here you can see these the animals remains in cool burrow during daytime. फर्स्ट अडेप्टेशन देख सकते हैं कि बरोज में रहते हैं डे टाइम, ताकि सन के साथ इनका एक्सपोजर ना हो और स्वेटिंग के थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू इनका वाटर लॉस ना हो। सेकेंड इज रेस्पिरेटरी मॉइस्चर कंडेंस्ड इन द नेजल पैसेजेस। इनके नेज़ल एरिया में जो है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जब हो रही होती है, तो जो वार्म एयर है और मॉइस्ट होती है, वहाँ से मॉइस्चर जो है उनका वहीं पर कंडेंस हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो वाटर कंजर्व करते हैं। फ्री वाटर इन सीड्स, जो इनकी फीड है प्रोटीन नहीं है ले रहे कि सीड्स पर फीड करते हैं, तो उससे एज अ बाई प्रोडक्ट वाटर जो है इन्हें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। इसके अलावा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बाय काउंटर करंट एक्सचेंज इन एक्स्ट्रा लॉन्ग लूप ऑफ नेफ्रॉन।
जो किडनी के अंदर बात रिपीट हो रही है कि इनका जो लूप ऑफ हैनले है और कलेक्टिंग डक्ट है लॉन्ग है, तो वहाँ पर काउंटर करंट एक्सचेंज होता है कि वाटर एंड साल्ट्स जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के अंदर, और फिर ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो बॉडी से एलिमिनेट करते हैं और एक्स्ट्रा वाटर को कंजर्व कर लेते हैं। मेटाबॉलिक वाटर डिराइव्ड फ्रॉम ड्राई सीड्स, और सीड्स के मेटाबॉलिक जो वेस्ट है उससे भी वाटर इनको मिलता है। फीसिस डिहाइड्रेटेड प्रायर टू डेफिकेशन, जो इनका फीकल मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, वो जो है इसको कह सकते हैं कि हम इनका कॉलन में रेक्टम में बहुत देर तक वो वहाँ पर रहता है ताकि वहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, और फीसिस जो है वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में अपनी बॉडी से रिलीज़ करते हैं। मींस जितनी भी अडेप्टेशंस हैं इनके अंदर वाटर को कंजर्व करने की, और इनका जो किडनी का स्ट्रक्चर है तो इसे वाटर को बहुत ज़्यादा कंजर्व करते हैं, और इन्हीं अडेप्टेशंस की वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है। हेयर दिस इज़ द वाटर बैलेंस इन अ कैंगरू रैट। फॉर एग्जांपल फीड 100 ग्राम सीड्स ओवर 1 month. Water gain 6 gram in food, 54 gram in metabolic water. टोटल 60 ग्राम इन्होंने अगर गेन किया है वाटर को, देन वाटर लॉस 44 ग्राम एक्सपायर्ड एयर, 13.5 ग्राम थ्रू यूरिन, 2.5 ग्राम थ्रू फीसिस एंड 0 ग्राम स्वेट। मीन्स कि ये वो प्रोसेस हैं जिनके थ्रू बॉडी से वाटर रिलीज हो जाता है। तो स्वेटिंग के प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें स्वेटिंग होती ही नहीं है। ये अपनी बॉडी में स्वेटिंग, इनके स्वेट पोर्स क्लोज ही रहते हैं ताकि वाटर कंजर्व किया जाए। तो जितना वाटर का गेन है उतना ही ये लॉस करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते। तो इस तरह इनकी बॉडी में वाटर का बैलेंस मेंटेन रहता है इन दी कैंगरू रैट। Second example of desert mammal is camel. Adaptations in camel. Camels metabolize the fat in their hump, which gradually shrinks as the fat is used up. This is the hump of the camel. इस पोर्शन में जो है वो बहुत ज़्यादा ये फैट को स्टोर कर लेते हैं, और जब बहुत ज़्यादा ड्राई और ये डेजर्ट कंडीशंस में फ़ैट का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे जो बाई प्रोडक्ट वाटर बनता है ये उसको कंजर्व करते हैं और फिर उसको अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं। एज द फैट इज़ यूज्ड अप वाटर इज़ प्रोड्यूस्ड। जब वाटर जो है हम के अंदर जितना भी फैट स्टोर्ड किया हुआ होता है, स्टोर्ड फैट तब यूज़ करते हैं जब इनके लिए कोई फूड या वाटर अवेलेबल नहीं होता, अदरवाइज वो स्टोर ही रहेगा। तो इन सिवियर कंडीशंस, एक्सट्रीम कंडीशंस, जब फूड और वाटर कुछ अवेलेबल नहीं है तो फैट का मेटाबॉलिज्म से बाई प्रोडक्ट के रिजल्ट में इनको वाटर मिलता है। 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोड्यूसेस ट्वाइस as much water than the equivalent mass of carbohydrates. मीन्स कि अगर इनकी फीड कार्बोहाइड्रेट पर हो तो 1 ग्राम फैट का ट्वाइस क्वांटिटी में इनको वाटर प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। However, the camel can't produce enough water in this way. मीन्स कि अगर ये जो इनका फैट स्टोर किया हुआ है ये इससे इतना वाटर नहीं बना सकते या इनको नहीं मिल सकता जो कि इनकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा इसके अंदर फिर अडेप्टेशन क्या है, एज वाटर इज़ लॉस्ट द बॉडी फ्लूइड्स बिकम मोर concentrated but the camel's tissues are extremely tolerant of this condition. क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में है तो इनकी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो टॉलरेट कर जाते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बॉडी के फ्लूइड को। इसके अलावा इसके अडेप्टेशन क्या है कि ये इसमें कैमल के अंदर ये स्वेटिंग नहीं होती जिसकी वजह से भी वाटर के लॉस को ये प्रिवेंट करता है, और इसकी बॉडी पे ये डेंस हेयर कवरिंग है वो भी इसकी बॉडी को जो है वो मज़ीद वार्म अप होने से प्रिवेंट करती है। वंस वाटर इज़ अवेलेबल, camels rehydrate by consuming large volumes of water up to 40 liters in a matter of minutes.
होता क्या है कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में वाटर बहुत जो है वो शॉर्टेज होती है, लेकिन जब कभी वाटर अवेलेबल होता है तो कैमल के अंदर ये एक अडेप्टेशन है कि बहुत ज़्यादा 40 लीटर वाटर जो है इन अ मिनट उसको कंज्यूम कर लेता है, और अपने जो एक्सट्रीम कंडीशंस जब आती हैं तो फिर उसको ये यूज़ करता है, अपनी बॉडी के टिश्यू में स्टोर कर लेते हैं वाटर, और फिर उसको कंजर्व भी करते हैं बाय प्रिवेंटिंग स्वेटिंग। और इसके अलावा जो इनकी ये फैट यहाँ हम्प में मौजूद है उसकी वजह से भी ये स्वीर कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं। वाटर रिटेंशन बाय काउंटर करंट हीटिंग एंड कूलिंग इन अ मैमल। दिस इज अनदर adaptation in the mammals to conserve water. A major site of water loss in the mammals is the lungs. To reduce this evaporative loss, many mammals have a nasal cavities that act as counter current exchange system as shown in the figure. When the animal inhales, the air passes through the nasal cavities and is warmed by the surrounding tissues. ये फर्स्ट जो डायग्राम है पार्ट ए, इसमें आप देख सकते हैं कि कूल एंड ड्राई एयर मूव्स इनटू द नेजल पैसेजवे। यहाँ पर ये कूल है, कूल एयर एंटर, बट दिस इज द नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटीज के जो सराउंडिंग वाले टिश्यूज हैं वो देख सकते हैं आप हीट रिलीज कर रहे हैं, तो वो टिश्यू जो है वो हीट रिलीज करते हैं, वो हीट एब्जॉर्ब हो जाती है उस एयर के अंदर। नाउ कूल एंटर, जो कूल एयर एंटर हुई है, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू वार्म एयर, देन वार्म एयर मूव इनटू द लंग्स। लंग्स में क्या होता है, एयर आती है, वहाँ पर दूसरा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है कि ऑक्सीजन इनटेक हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उनका एक्सचेंज होगा। उसके अलावा होता क्या है कि जो लंग्स के भी टिश्यूज़ हैं वो भी हीट जो है वो उसमें एब्जॉर्ब कर देते हैं, उसमें रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो वार्म एयर, जो नेज़ल कैविटी में एयर वार्म हुई थी, वो लंग्स में आके मज़ीद वार्म हो जाती है, लेकिन साथ में क्या है कि वो मॉइस्ट भी हो जाती है। सेकेंड स्टेप क्या है, इन द प्रोसेस बाय द टेम्परेचर ऑफ दिस टिश्यू ड्रॉप्स। होता क्या है कि जब ये नेज़ल कैविटी के टिश्यूज़ अपनी सारी की सारी हीट जो है वो एयर में रिलीज़ कर देते हैं, तो उसकी सराउंडिंग जो नेज़ल टिश्यूज़ हैं उनका अपना टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है। व्हेन द एयर गेट्स डीप इनटू द लंग्स, इट इज़ फर्दर वार्म्ड एंड ह्यूमिडिफाइड। ये प्रोसेस आप दोबारा देखें कि कूल एयर एंटर होती है और नेज़ल कैविटी में आके होता क्या है कि उसके टिश्यूज़ अपनी हीट रिलीज़ कर देते हैं एयर में, एयर वार्म हो जाती है, लेकिन जो टिश्यूज़ हैं उनका टेम्परेचर ड्रॉप हो चुका है। वार्म एयर फर्दर लंग्स में जाके मज़ीद वहाँ पे हीट उसमें रिलीज़ होती है, वो मज़ीद वार्म हो जाती है और मॉइस्ट हो जाती है। देखें अब यहाँ पे जो एयर बन गई है वो हॉट मॉइस्ट एयर है। During the exhalation, as the warm, moist air passes up the respiratory tree, it gives up its heat to the nasal cavity. As the air cools, much of the water condenses on the nasal surfaces and does not leave the body. This mechanism explains why a dog's nose is usually cold and moist. अब एक्सेलेशन में आप देख सकते हैं कि हॉट मॉइस्ट एयर जब यहाँ से रेस्पिरेटरी ट्री में अपवर्ड मूव करती है तो होता क्या है, हॉट वार्म एयर जब नेज़ल कैविटी में आती है, नेज़ल कैविटी का हमने क्या देखा था कि उसके जो टिश्यूज़ थे वो अपनी हीट ट्रांसफ़र करके बाद में कूल डाउन हो चुके थे, वहाँ पे वो टेम्परेचर ड्रॉप कर गया था। तो जब वार्म एयर वापस यहाँ पर आती है और ऑलरेडी वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, वहाँ पे कह लें कि कूलनेस होती है, तो वार्म एयर में से जो वाटर है वो वहाँ पर टेम्परेचर क्योंकि कम है तो वो कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाता है, वहाँ पर वो एयर के अंदर जितना भी वाटर है वो कंडेंस्ड हो जाता है और वार्म एयर जो है वो रिलीज़ आउट हो जाती है। तो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंडेंसेशन की वजह से बॉडी का, उनके नोज़ एरिया का टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन रहता है।
सो दिस इज़ अनदर मैकेनिज़्म जिसकी वजह से मैमल्स जो हैं वो अपने लाइक डॉग जो है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर ये वाटर को कंजर्व कर लेते हैं, और कंडेंसेशन की वजह से ये मॉइस्ट रहता है इनका नेज़ल कैविटी का एरिया। Last adaptations in the mammal is counter current exchange. The loop of the nephron increases the efficiency of reabsorption by a counter current flow, similar to that in the gills of the fishes or in the legs of the birds, but with the water and ions being reabsorbed instead of oxygen or heat. इस बात का मतलब ये है कि काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म जैसे हम गिल्स में देखते हैं कि गिल्स के अंदर भी क्या हो रहा होता है, काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक साइड से ब्लड आ रहा होता है और दूसरी साइड पर वाटर फ्लो कर रहा होता है, और फिर वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स गैसेस का एक्सचेंज होता है। सिमिलर अगर हम बर्ड्स की लेग्स में देखें तो जिसको हम कहते हैं कि वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज का बहुत ज़्यादा नेटवर्क होता है, जिसको सिंपली हम रेट मायरेबल भी कहते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है, हीट का एक्सचेंज हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं और उनकी लेग्स का सरफेस एरिया आप देख सकते हैं, थिन लेग्स होती हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं, तो हीट एक्सचेंज होता है और अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लूप ऑफ हेनले में कह रहे हैं कि गैसेस और वाटर आइंस के अलावा या हीट को एक्सचेंज करने के अलावा यहाँ पर क्या एक्सचेंज हो रहा होता है, हमारा वाटर की कंजर्वेशन हो रही है, वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। जनरली द लॉन्गर द लूप ऑफ नेफ्रॉन the more water and ions that can be reabsorbed। जितनी ज़्यादा ये लूप ऑफ हेनले की लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा वाटर की और साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होती है। It follows that the desert rodents, for example kangaroo rat, that form highly concentrated urine have very long loop of Henle। इन previous slides हमने कैंगरू रैट की सारी अडेप्टेशंस पढ़ी थी, तो उसमें एक अडेप्टेशन ये भी थी कि ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो फॉर्मेशन करता है, तो उसकी वजह यही है कि उनके पास ये लॉन्ग लूप ऑफ हेनले या लॉन्ग ये लूप है नेफ्रॉन का। Figure shows the counter current flow mechanisms for concentrating urine. The process of reabsorption in the proximal convoluted tubule removes some salt and water from the glomerular filtrate and reduces its volume by approximately 25%। पहला तो यहाँ पर ये है कि ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो जाती है, ब्लड के अंदर जितने भी साल्ट्स हैं और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं, तो उस जो फिल्ट्रेट है ब्लड है वहाँ पर उसका वॉल्यूम 25% जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद ब्लड जो है फिर वो यहाँ पर इन लूप ऑफ हेनले और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के ऊपर जो है वो कॉइल करता है, फिर उनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कॉइलिंग शो नहीं की है ब्लड वेसल्स की, कैपिलरीज की, लेकिन ये आप ट्यूब्स देख सकते हैं कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में देख सकते हैं कि वाटर जो है वो यहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डिफ्यूजन हो रही है, तो दोबारा से ब्लड में एंटर हो जाएगा। और जब ये दोबारा से अपवर्ड इसकी साइड है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, इवन पोटेशियम भी जब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना हो तो वो भी यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। एंड फाइनली आप देख सकते हैं इधर डिस्टल ट्यूब्यूल में भी वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाके भी वहाँ पे फर्दर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा ये नेफ्रॉन के लूप की लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा वाटर की और साल्ट की वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगी। सो दिस counter current exchange mechanism conserve a lot of water and salts for the osmoregulation in the mammals. Thank you so much.